नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। देश में इन दिनों असल मुद्दों को छोड़कर सभी मुद्दों पर बहस हो रही है। कहीं कानपुर हिंसा की बात हो रही है, कहीं ज्ञानवापी का मुद्दा गूंज रहा है, तो वहीं सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच देश के जो असल मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, महंगाई, गरीबी आदि, इस पर बात नहीं हो रही और ना ही सरकार इसकी और कोई ऐसी योजनाएं दी जा रही है जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इन सब के बीच अब देश में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, जिन्हें पार्टी ने तो निलंबित कर ही दिया और साथ ही पुलिस की ओर से भी भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने और गलत जानकारी फैलाने के आरोप में बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, सेबा नकवी, नवीन जिंदल समेत कई दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नुपुर शर्मा को हाल ही में बीजेपी से निलंबित और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इन लोगों के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जो कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे थे, विभिन्न समूहों को उकसा रहे थे और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है। इन पर नफरत के संदेश फैलाने, विभिन्न समूहों को उकसाने का आरोप है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश के साथ ही विदेशों में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत की आलोचना हो रही है। मुस्लिम देश तो भारत का विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही जो देश के अपने लोग हैं और देश का खाते पीते हैं, वो भी देश का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी जानबूझकर अपने प्रवक्ताओं से ऐसे बयान दिलवा रही है। उधर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ने कभी इस्लाम से द्वेष करने के लिए नहीं कहा। बीजेपी ने गुनाह किया तो देश क्यों माफी मांगे? बीजेपी की करतूतों से देश शर्मिंदा है। छत्रपति शिवाजी ने भी कुरान का सम्मान किया था, लेकिन हम दूसरे धर्म के द्वेष नहीं करते, ये हमने सीखा है। सीएम ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब कहते थे कि अपने धर्म को घर में रखना चाहिए और कोई अपने धर्म की कट्टरता के नाम पर हमला करे तो हमें उसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपमान हम सहन कर रहे हैं, बीजेपी ने गुनाह किया है तो देश क्यों माफी मांगे। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के छोटे मोटे प्रवक्ताओं ने गुनाह किया है, बीजेपी का प्रवक्ता देश का प्रवक्ता नहीं हो सकता। इन सब के अलावा बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी हाईकमान की ओर से नुपुर शर्मा पर की गई कार्यवाही को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने नुपुर शर्मा की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। उमा भारती ने कहा कि नुपुर ने माफी मांग ली है, उसने उन्हें जो कहा वो गलत था, लेकिन इसके लिए उसे भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंका जा सकता। उन्होंने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि जहरीले बयानों से पार्टी की मेहनत पर कूड़ा ना फेंके। वहीं नुपुर शर्मा के बयान पर अब अरब देशों में हुई प्रतिक्रियाओं पर उमा भारती ने कहा कि अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसे संभालने का काम हमारी केंद्र सरकार भली भांति जानती है। नुपुर पर पार्टी द्वारा की गई कार्यवाही पर उन्होंने कहा कि जो नुपुर ने भूल की, पार्टी की जो लाइन और नीति होती है, प्रवक्ता उससे बाहर नहीं जा सकता। हमारी पार्टी कभी भी किसी के लिए नफरत भरी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं देती और उसके कारण पार्टी ने जो उस पर कार्यवाही की वो उचित है, उसे खेद भी व्यक्त किया। बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई मुस्लिम देशों ने भारत की आलोचना की है। यही नहीं, कुछ आतंकी संगठनों ने तो भारत में हमलों की भी धमकी दे दी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारत इसके खिलाफ किस तरह से बयानबाजी करने वाले और देश को आतंकियों से भारत कैसे निपटता है, ये अब देखने वाली बात होगी। पार्टी प्रवक्ताओं को पार्टी की नीति का उल्लंघन कभी नहीं करना, इसलिए वो प्रवक्ता बनाए जाते हैं। हमारी नीति नहीं है कि हम किसी समुदाय का अपमान करें। उस भूल के उनको जो दंड पार्टी के पास में देने का अधिकार है वो पार्टी ने दे दिया। मुस्लिम राष्ट्रों की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है, जिनने भी दी उसको भी विदेश मंत्रालय ने और हमारी सरकार ने ठीक से हैंडल कर लिया। इस चिंता का विषय ये था कि यूपी के चुनाव के समय से जो स्थितियां बनी उसमें प्रवक्ता अपनी मर्यादाएं भूलने लगे, झल्लाने लगे, कुछ भी बोलने लगे। नहीं तो पहले हंस देते थे आपस में बात करते समय,
वो बंद हो गया। एक अजीब किस्म का तनाव आ गया आपसी संबंधों में, और हम ऐसे समय पे ये तनाव पैदा कर दिए हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी जिस तरह से देश को ले आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी भी देश में शायद नहीं हुआ। उनने जितने निर्णय लिए देश उनके साथ खड़ा रहा, आर्थिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, ट्रिपल तलाक का, 370 को हटाने का, GST का, डिमोनेटाइजेशन का। ऐसा कब हुआ है कि जिस तरह से अभिनंदन वर्धमान की वापसी हुई है सम्मानजनक तरीके से, चीन को जिस तरह से हैंडल किया, देश भी उठता जा रहा था, नेता देश को उठाता जा रहा था, देशवासी साथ दे रहे थे धर्म और जाति से ऊपर उठ करके। ऐसे समय पर हम कार्यकर्ताओं की ये भूल है कि हम ऐसी बातें बोल दें। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा सबके घेरे में आ चुकी है, जहां पर आप देखिए कि दूसरे देशों से भी लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। आतंकी संगठनों ने जान से मारने की धमकी दे दी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बाकी जो विपक्ष है वो भी इसके ऊपर भाजपा पर और साथ ही पर नुपुर शर्मा पर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी आज ये एक बयान जाहिर कर दिया कि नुपुर शर्मा की इस गलती पर उन्होंने केंद्र सरकार पर और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की इस गलती पर देश क्यों माफी मांगे। और साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हनुमान चालीसा करने का इतना ही शौक है, साथ ही में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें हनुमान चालीसा का इतना ही शौक है तो वो महाराष्ट्र में नहीं कश्मीर में जाकर के हनुमान चालीसा करें और पंडितों की भी वहां पर सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसी के चलते नुपुर शर्मा की जो सुरक्षा है वो अभी बढ़ा दी गई है। बीजेपी नेता उमा भारती ने नुपुर शर्मा को सहानुभूति भी जाहिर की है, जैसा कि अभी आपने देखा। और सिर्फ राजनीतिक चेहरे ही नहीं, आपको बता दें कि बॉलीवुड के भी कई चेहरे अब इस पर टिप्पणी देने से पीछे नहीं हट रहे। फिर चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो या फिर कंगना रनौत, सभी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। कोई नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता नजर आ रहा है तो वहीं कहीं कोई उनकी निंदा करता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, जो कि सर्वेश्वर पाठक जो कि है राजनीतिक विशेषज्ञ, आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ राहुल आनंद बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। देखिए, इसी के साथ हमने देखा था कि आज ही जो नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया था मोहम्मद पैगंबर पर, उसके ऊपर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज ही उद्धव ठाकरे जी ने देखा कि उन्होंने इस चीज को बोला है कि उनकी गलती पर देश क्यों माफी मांगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप ही इससे जानना चाहूंगी आदित्य त्रिपाठी जी कि क्या कुछ राय है आपकी इसके अंदर। देखिए आयुषी जी, आज हमारे देश के बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर वेस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं और नुपुर शर्मा के इस बयान से कहीं ना कहीं देशी में नहीं विदेशों में भी लोग जो रह रहे मुसलमान को तकलीफ हुई है उनके इस बयान से। और ये बयान बिल्कुल भी उन्हें नहीं देना चाहिए था। वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है एक पार्टी की
और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था उन्हें। पहले तो आपके चैनल पे डिबेट हुआ, तमाम चैनलों पे डिबेट हुआ, जब तक उनका निलंबन भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ था तब तक उनके सारे प्रवक्ता बैठकर उनके लिए स्टैंड ले रहे थे। फिर उनको 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, वो भी तब जब देश नहीं विदेश में इंडिया का क्रिटिसिज्म होने लगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी व्यक्ति की वजह से देश का कोई नुकसान हो। किसी दल का कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता या छोटा सा व्यक्ति या दल देश से ऊपर कभी नहीं हो सकता। आज 57 मुस्लिम कंट्रीज जो हमारे फ्रेंडली हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वहां से करते हैं, हमारे अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स वहां जाके काम करते हैं, आज वो कंट्रीज नाराज हैं हमसे। तो हमको सबको साथ लेके चलना, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, हमको लीड करना है, हर देशों से आगे बढ़ना है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जो वैमनस्य की भावना भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, ये जो क्लेश, ये द्वेष, ये आपस के भाईचारे और सद्भाव को जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं, ये केवल और केवल किसी व्यक्ति और समुदाय या किसी धर्म का नुकसान नहीं करता, ये देश का नुकसान कर रहा है। और देश का अहित कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी राहुल जी, मैं आप पर आने चाहूंगी कि जैसा कि आदित्य त्रिपाठी जी ने कहा कि जब तक ये मुद्दा तुल नहीं पकड़ा था तब तक सभी उनका साथ दे रहे थे, और उसके बाद में अब सभी इसके ऊपर या तो बयानबाजी देने से कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं शांत है इस मुद्दे के ऊपर, या फिर अगर दे रहे हैं तो बहुत सुरक्षा में रहते हुए दे रहे हैं। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि देश को काफी नुकसान हो रहा है इससे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चर्चा की शुरुआत जब हम करेंगे तो आज त्रिपाठी जी बहुत अच्छा बोलते भी हैं, और कम से कम त्रिपाठी जी के मैं एक बात से जरूर प्रभावित हूं कि देश विश्व गुरु बनने के तरफ अग्रणीय हैं। कम से कम इन्होंने माना तो सही, लेकिन चलो मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद इसके लिए देता हूं। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आयुषी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया। मैं किसी धर्म का आघात नहीं करता, लेकिन ये जो धर्म पे जो उन्होंने टिप्पणी की वो इस्लाम की एक पुस्तक में लिखी गई है, जो इसको पवित्र ग्रंथ कहते हैं इस्लाम में। थोड़ा सा पहलू को बदल के बात कर लेते हैं। जाकिर नाइक भी इसके ऊपर प्रश्न उठा चुका है, लेकिन जाकिर नाइक पे किसी ने कोई भी टिप्पणी नहीं की। आज वो मलेशिया में बैठा है और OIC जो इस्लामिक संगठन है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, उसने इस्लामिक सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं, उसने जाकिर नाइक को अपने यहां छुपा रखा है। 2014 के पहले एक MF हुसैन नाम का व्यक्ति हुआ करता था जिसने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाई थी। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस को अपने हिंदुत्व पे कभी कोई आघात नहीं हुआ, और ना ही इसने कभी प्रतिकार करने की बात की। और कतर जैसे देश ने उसको अपने यहाँ की नागरिकता दे दी, वो सही था। और अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि हमारे देश के लोग दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में जाकर नौकरियां करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वाले लोग रहते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कभी आपने इस दिशा में बातें क्यों नहीं की? क्यों नहीं अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया? मैं थोड़ी सी बात और इसमें करना चाहूंगी कि खाड़ी देशों को, मैं आ रहा हूं, जब खाड़ी देशों को हमारे लोगों की जरूरत है, तो हो सकता है कि खाड़ी देश अपना एक हाथ काटने के लिए जो वो धमकी दे रहा था कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को भेज दूंगा, तो उसकी दोनों हाथें कट जाएंगी। कैसे? मैं इसको भी बता देता हूं। हमारे लोगों के चलते उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, और भारत अगर तेल ना ले अगर भारत, तो उनकी वो तेल रख के वो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारा देश भारत ही है। जब सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या की बात की थी, और जिसमें हिंदू की तुलना ISI से कर दी थी, तो क्या उस समय कोई कांग्रेसी प्रतिकार क्यों नहीं किया? और यही नहीं, उस समय हिंदू और हिंदुत्व की भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। जो लोग ये बातें कहते हैं, यही विपक्ष की विडंबना है कि जो सेकुलरिज्म और जो लिबरलाइजेशन जिसकी आत्मा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे हमारे, और राहुल गांधी जी जब अभी कुछ दिन पहले विदेश में गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, तो फिर ये राष्ट्रपिता की आवश्यकता क्यों है? क्या राष्ट्रपिता की आत्मा को उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई? और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जब मान सम्मान बढ़ रहा है, तब
तब इस प्रकार के दबाव बनाकर भारत को नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो सहयोगी लोग हैं ये बड़ा ही सेकुलरिज्म की परिभाषित करते हुए इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सच में इतना अच्छा वो सेकुलरिज्म पंथी है, सच में इतने अच्छे वो शिवसेना है, सच में इतने अच्छे वो ओवैसी हैं, सच में इतने अच्छे वो कांग्रेस के नेतागण हैं पूर्व, जो ये कहा करते थे कि धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष है, और वहीं ओवैसी जैसे व्यक्ति जब स्टेज पे खड़ा होता है और खुले मंच से ये धमकी देता है कि जब मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा, योगी मठों पे चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। और जब वो भड़काने वाली भावना के साथ जब वो मीडिया के सामने जब भाषण देते हैं तो उस समय तो कोई जी आप ओवैसी की आप बात कर रहे हैं, जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप ओवैसी की अगर बात कर रहे हैं तो उनका ही ये कहना है कि भाजपा जो है वो जानबूझकर अपने प्रवक्ताओं से इस तरह की जो टिप्पणी दिलवाती है, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे फिर आप? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनके दिमाग में बैठ गई हैं, जिसको आप कभी भी सीधा नहीं कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान को कभी भी समझाएंगी कि आपका जब विभाजन हुआ था तो आप अपने देश में कीजिए, लेकिन वो कश्मीर को पकड़े रहेगा, क्योंकि उसकी जो केंद्र बिंदु जो राजनीति है वो कश्मीर से ही शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार ओवैसी है, इनकी राजनीति भाजपा को पकड़कर ही शुरू होती है। और जब भी ये तीखे बात बोलते हैं, जब भी ये तीखे संदेश देते हैं, और जब तीखे आलोचना का जब शिकार होते हैं तो उस समय ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं। उनके लोग वंदे मातरम जन गण मन कहने से कतराते हैं, कहते हैं ये देशभक्ति नहीं है। और उस पर जब कोई प्रतिक्रिया की जाती है तो कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, जबकि यही अल्पसंख्यक 20% होकर 80% पे भारी पड़ रहे हैं, तो उस समय कोई कुछ नहीं कहता है। और भारत में ही सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले लोग, भारत में ही असहिष्णुता 2014 के आने वाले शब्द, और यही तो जोकर बॉलीवुड के, मैं माफ कीजिएगा मैं उनको जोकर ही कहकर संबोधित करता हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था तब उनकी फिल्में देखकर आइडिया लिया करता था, लेकिन अब नहीं। जो 80% दर्शक उनके जो है 80 से 90% दर्शक वो हिंदू समाज के लोग हैं। उन्होंने धन कमाया यहाँ पर, उन्होंने जीवन यापन किया यहाँ पे, और कहते हैं डर लग रहा है भारत में। अब क्यों नहीं बोलते हैं? जब इस प्रकार की जब घटना घटती है तब वो कहां चले जाते हैं, उनका डर कहां चला जाता है, वो शाहरुख खान कहां चले जाते हैं, वो आमिर खान कहां चले जाते हैं, वो नसरुद्दीन शाह कहां चले जाते हैं, और वो सारे लोग जो जेएनयू में समर्थन करते हैं वो क्यों नहीं कोई टिप्पणी करते हैं इसके ऊपर। इसलिए मैं ये चीज देखता हूं और बड़ा खेद प्रकट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के अंदर 2014 के पहले क्या भारत की ऐसी परिकाष्ठा थी जब भारत अमेरिका को, चाइना को, हर को जब नजर उठाकर देखकर जब उनको प्रतिकार करता है, उनको जब सजेशन देता है कि आप अपने यहाँ के गन कल्चर को खत्म कीजिए, फिर आप भारत के बारे में बोलिएगा। जब वो लोग कहाँ थे जब हिवाज का विवाद चला था और एक बच्चों में राजनीतिकरण भरने के लिए कांग्रेस की महासचिव ने जी राहुल, मैं आपके पास राहुल जी मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ में सर्वेश्वर जी भी हमारे साथ में अभी लाइव में जुड़े हुए हैं। जी देखिए, जिस तरह से इन्होंने आपने देखा कि पूरा इतिहास सामने ला करके रख दिया है, क्या कुछ राय है आपकी इसके ऊपर? धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे मिनिमम 2 मिनट का समय दें। ये जो आज का आपका टॉपिक है ये एक बहुत ही बड़ा साजिश चल रहा है भारत के खिलाफ, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के लोगों को और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो कहा और नवीन जिंदल जी ने जो कहा वो कुछ भी गलत नहीं कहा। ये मुस्लिम धर्म के आसमानी जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, और उसी चीज को उनके जबरदस्ती बुलाया गया क्योंकि उनको प्रवोक कर दिया गया। हमारे शिवलिंग को आप फव्वारा बताओगे तो मैं भी चैनल पे बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, और कोई डिबेटर ऐसा बोलेगा तो मैं भी ये बोलूंगा। और मैं पूरी तरीके से नुपुर शर्मा जी का समर्थन करता हूं और नवीन जिंदल जी के बात का। देखिए, अब मैंने कहा कि इसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आखिर कैसे है अंतरराष्ट्रीय साजिश, आप उसको समझिए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू कि भारत वर्ष का जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी था उसके अपरिपक्व नेता विदेश जाते हैं और वहां पे जाके स्टेटमेंट देते हैं। वहां पे जो उनसे इंटरव्यू ले रहा है, कोई सवाल पूछते हैं
तो वो घंटों चुप रहते हैं क्योंकि उनको आंसर नहीं मिलता है। उस अपरिपक्व नेता ने बाहर जाके ये कहा कि बीजेपी ने केरोसिन ऑयल छिड़क दिया है, केवल एक चिंगारी लगाने की देरी है। आयुषी जी और एएनबी के दर्शक, आप समझिए कि ये किस चिंगारी की बात कर रहा था। वो अपरिपक्व नेता राहुल गांधी ये इसी चिंगारी की बात कर रहा था। नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल से गलती हो गई। गलती क्या, सच्चाई को लिखा, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, ये किसी को स्वीकार नहीं होता है। और जिस तरीके से भारत की इमेज खराब कर रहे हैं राहुल गांधी बाहर जाके, देखिए कुछ 6 दिन पहले की घटना देखिए, आपके चैनल पे भी डिबेट हुए होंगे। खत्म कर दीजिए, आते हैं आपके पास। नहीं जी बताइए। मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे समय मांगा है, आप मुझे समय दीजिए, आपने सभी को दिया। 6-7 दिन पहले की घटना आपको याद होगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटोनी जे ब्लिंकन, और दूसरा एक बंदा है मुस्लिम है वो राशिद हुसैन, इसने यूएस ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें कहा कि भारत में माइनॉरिटी के धर्म पे हमले हो रहे हैं, उनको अपनी रिलीजन मनाने की छूट नहीं दी जा रही है। देखिए अंतरराष्ट्रीय साजिश कहां से शुरू होती है। रसिया को घेरने के लिए यूएस ने हम पे चारों तरफ से प्रेशर किया कि आप रसिया को क्रिटिसाइज किए, हम तटस्थ रहे, हमने नहीं क्रिटिसाइज किया, वो उनका मामला है। हमने बस शांति से अपील की कि दोनों देश एक टेबल पे आ जाए और ये काम करे। जब अमेरिका हतप्रभ हो गया, तो जब ये नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ, तो देखिए कैसे कैसे तार जुड़े हैं। हम अभी अफगानिस्तान में अपना जो देश था उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। वहां के तालिबान शासक से हमारी बात हो रही है और अफगानिस्तान में 2 दूरी हो गई है। जब ये अमेरिका छोड़ के गया तो वहां पे चाइना और पाकिस्तान आ चुके हैं, और दूसरा दूरी जो है कतर के माध्यम से यूएस का होल्ड है वहां पे। हमने क्या किया, हमने यूएस को भी उसमें नहीं लिया, गुड बुक्स में, कतर को भी नहीं लिया, और डायरेक्ट तालिबान के शासक के साथ अभी हमारी जो डिप्लोमेट लेवल की बातचीत हुई है। अब समझिए, जिस तरह ये चाइना वो अपना 1 रोड 1 बेल्ट रोड बना रहा है, उसी तरह भारत वर्ष की भी नीति है कि अफगानिस्तान के जरिए यूरोप पहुंचा जाए और एक रोड का निर्माण किया जाए। हम अफगानिस्तान में इतने निर्माण क्यों किए थे, हमारी एक अलग नीति थी। हम इन पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे, जो हमने कर दिया। अमेरिका को ये रास नहीं आया। और रही बात नुपुर शर्मा जी के जो मुख से निकल गया, जो कि ठीक है गलत, मैं तो गलत नहीं मानता, उन्होंने सच्चाई की। अब इसी को आग बना दिया गया जो भारत में बात के गद्दार जर्नलिस्ट हैं, जो $500 के लिए नहीं 30 सेकंड में मैं बात रखूंगा। आप आगे में काट देंगे तो किसी दर्शक को ये चीज नहीं समझ में आएगी। फिर यहाँ का टूल की क्लिपर से एक्टिव हो गया और उसने इस टूल को हवा देने की कोशिश की। यही अमेरिका और कतर ने मिलकर, कतर जैसा देश ठीक हमें धमका रहा। हम मानते हैं कि 76 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, लेकिन आज अगर खाड़ी देश इन तो निकाल देगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, वहाँ के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। यहाँ के मुसलमान जाके खाड़ी देशों में वहाँ के टॉयलेट साफ करते हैं और वहाँ से पैसे कमा के भारत को भी फायदा पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे आके वो ऐसे आराम से जिंदगी जीते हैं, तो सबकी जिंदगी खराब होगी। हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये 56 इस्लामिक कंट्रीज जो है, इनकी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। आप बोलिए, एक बार इनको मौका दीजिए बोलने का, मौका दीजिए एक बार इनको बोलने का। जी आप बताइए। भी सर्वेश्वर जी कह रहे थे कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा, 57 कंट्रीज को फर्क पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो मैं बता दूं 1980। जी सर्वेश्वर जी आपको समय दिया जाएगा। जी बताइए आदित्य जी, आप बोलिए। जी बोलिए, आप सुन पा रहे हैं? हमारे बात को तोड़िए मरोड़िए में नहीं, सच्चाई बयान करिए, अपना कमेंट सच्चाई की तरह दीजिए। जी आप बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। जी आप बताइए। मोस्ट ऑफ द लेबर्स जो इन कंट्रीज में जाते हैं, पहले तो वो अनस्किल्ड होते हैं और सेमी स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड लेबर्स। सर्वेश्वर जी इनको बोलने का मौका दीजिए एक बार। आपका समय आएगा जी, आपको अलग से समय दिया जाएगा। इनको बोलने दीजिए, इनको बात रखने दीजिए पहले अपनी।
चैनल पे बैठ के ये गलत बात कैसे बोलते हो? स्किल्ड लेबर भी जा रहे हैं। इनको बोलने का मौका तो देने दीजिए। आप इनको बोलने का मौका तो देने दीजिए। आपने भी तो बयान रख दिया ना, माध्यम से गलत संदेश जाए तो आप कहते रहिए। शर्मा जी का बयान जो उन्होंने दिया वो आपके मुताबिक सही है, तो उनको एक बार बोलने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए एक बार। जी आदित्य जी, अब बताइए आप। करेंसी का इंडिया जो कि इकोनॉमी का 3.1% है, 1980 में कहीं ये 1.4% हुआ करता था और यूपीए गवर्नमेंट में ये 2.3% था। आज के डेट में ये 3.8% है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी और जो जीडीपी का ये परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी का ये परसेंटेज है 3.1। तो नुकसान निश्चित तौर पे होगा, भारत को डिप्लोमेटिकली नुकसान हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि ये बयान मैं उनको सत्य साबित कर, तो बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए क्यों निष्कासित किया? वो भारतीय जनता पार्टी जो अजय मिश्रा टेनी को आज तक बर्खास्त नहीं कर पाई, जिसके पुत्र ने किसानों को रौंद डाला और वो आज तक केंद्रीय मंत्री बन के बैठा, उसको बीजेपी ने नहीं निष्कासित किया। लेकिन नुपुर शर्मा जो कि सही बयान दिए आपके हिसाब से, उनको निकाल दिया। तो ये तो बहुत भारी विडंबना है आयुषी जी कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, सही बयान पे भी निकाल दिया गया। जी सर्वेश्वर जी आपके पास वापस आएंगे, पर इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक और हमारे साथ सभी मेहमान बने रहेंगे, फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं अभी भी, और चलिए इस चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। जी राहुल जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि सर्वेश्वर जी ने बताया कि बयान जो था नुपुर जी का बिल्कुल सही था, इसके ऊपर क्या कुछ टिप्पणी है आपकी, बताइए। आपको लगता है ये बयान सही दिया था नुपुर शर्मा जी ने? देखिए, अगर आप वास्तविकता की बात करिए, अगर किसी चीजों से अगर किसी की भावना आघात ना हो तो वो बयान बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके वो पुस्तक में वर्णन किया गया है। दूसरी बात मैं आपको भावनाएं तो आहत हुई है ना, हमने देखा है। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी बात जो कह रहा था, मैं यही दूसरी बात कह रहा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे धर्म के ऊपर कटाक्ष करता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारी देवी देवताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करता है, ओछी मानसिकता की टिप्पणी करता है, जिसमें इस बात का वर्णन किया होता है कि आपके शिव तो कहीं भी खड़े मिल जाते हैं, जाओ जाकर वहां पूजा कर लो, तो अगर उसके परिक्षेप में देखें तो नुपुर शर्मा का बयान बिल्कुल सही और 100% सही था। लेकिन बात अगर करें हम सनातन धर्म की एकता की बात करें, और मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बात को कहा था, सेक्युलरिज्म का कीड़े की मैंने बात की थी। वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा यही है कि हमारे बीच के ही लोग इसको गलत ठहराते हैं, और हमारे बीच के ही लोग जो अल्पसंख्यक प्रेम दिखाते हैं, हमारे बीच के ही लोग उनको तूल देने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से आज ये दिन देखने को मिलता है। हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि जब ज्ञानवापी मंदिर का मसला न्यायालय के समकक्ष है, तो जो अलकायदा के लोग उनको धमकी दे रहे हैं, जो लोग धमकी देकर ये कह रहे हैं कि जज फैसला ना सुनाओ, इसके ऊपर ये लोग क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? तो कहीं ना कहीं जो ये जयचंद वाली जो बात है, और कहीं ना कहीं राहुल जी फिर तो आप देखिए कि जी आदित्य जी ने जो फिर बयान दिया था, और मुगल ऐसे ही हमारे देश में आकर आक्रमण नहीं कर लिए थे। इतिहास गवाह है, और इतिहास को अगर मैं जी हम इतिहास को हम जानेंगे, उससे पहले आप देखिए कि आदित्य जी ने जो बयान दिया था कि अभी जब हम शपथ लेते हैं न्यायालय के समकक्ष, तो गीता की बात करते हैं, हम इतिहास को जान लेंगे बाद में। मुस्लिमों के लिए भी पवित्र ग्रंथ है। तो फिर जब आपकी ग्रंथ की बातें जब निकलती हैं, तो आपको पेट में दर्द क्यों होता है? आप उसको सुधार दीजिए। यही नहीं, जो उसकी आयातें हैं, जो 10-12 आयात हैं जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसके वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन भी कर रखा है, वो सब यही है। लेकिन जब हम चर्चा की बात करते हैं, तो जब उस
अल्पसंख्यक जब एक यूनाइट होता है और कुछ लोग जब बैठ के ये कहते हैं कि 57 मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं, तो हमारा देश भारत को आपने ही जंजीरों में लपेट रखा था, हमारे देश भारत को आपने ही आगे नहीं बढ़ने दिया था। जी राहुल जी, हम इतिहास की भी बात कर लेंगे, भविष्य की भी बात कर लेंगे, पर आप देखिए कि आदित्य जी का जो बयान था आपने उसको सच साबित कर दिया। आपके मुताबिक भी ये ठीक है कि नुपुर शर्मा जी का जो बयान है वो एकदम ठीक आया है, पर फिर आप ही के नेता लाइक भाजपा के नेता फिर क्यों इससे पीछे हट रहे हैं, कि उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी ने इसके ऊपर गलत बोला? क्यों इस चीज के ऊपर पीछे हट रहे हैं? जैसे ही इस मुद्दे ने तुल पकड़ा उससे पहले सभी उनके साथ खड़े थे, और जैसे ही मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है अब सभी इस पे बयान देने से पीछे हट रहे हैं। तो आदित्य जी का बयान तो आपने खुद ने सही साबित कर दिया ना। आयुषी जी देखिए, हमारे देश में महाभारत और रामायण की अगर हम बात करेंगे तो उसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाभारत और रामायण तक युद्ध हो चुके हैं, और ठीक एक महिला के साथ खड़े, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन उनके साथ पार्टी के सारे लोग खड़े हैं। अगर खड़े नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नुपुर शर्मा के बारे में चर्चा करता नहीं नजर आता, नवीन जिंदल के बारे में चर्चा करते नजर नहीं आता। छोड़ा किसी ने नहीं है, जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन के स्तर तो फिर क्यों निकाला गया उनको पार्टी से? अगर नुपुर शर्मा जी ठीक थी तो उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाला क्यों गया? इस चीज का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, पहले भी इस बात को कहा गया था कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया वो किसी की भावना को आघात हुई उसको लेकर इसका निर्णय लिया गया है, लेकिन किसी पर अगर वो सही है तो उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए सभी को। देखिए, वो सही हैं, वो अपनी व्यक्तिगत राय के मामले में वो 100% सही है अपने जगह पर, लेकिन पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि तथ्य को दरकिनार किया जाए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे और सादगी और सौहार्द की भावना बनी रहे। जो दंगा हुआ, जो पीएफआई का जो दंगा हुआ जिसमें लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है, उसके ऊपर तो कभी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। और यही नहीं, जो ओआईसी की संलिप्तता की चर्चा नहीं की जा रही है। क्या ओआईसी जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो दबाव बनाने का काम कर रहा है, उसे ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों की क्या हर्ष किया जा रहा है? तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन बजाने वाला दमदार होना चाहिए। और चर्चा की जब भी हम चर्चा करते हैं तो उस चर्चा में उस दम खम के साथ उसको चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पे जी राहुल जी, मैं आपकी बात फिर से लौटूंगी। सर्वेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, बताइए। कहना चाह रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी जी ने कहा कि इंडिया ने 2021 में 87 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं। ये सच्चाई है। मैंने पहले भी कहा कि हमें भी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा अगर खाड़ी देश कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा असर उनको पड़ेगा। दूसरी बात, इस 87 बिलियन डॉलर में 20% जो रेमिटेंसेस का भाग है वो केवल यूएस से आता है, खाड़ी देश से नहीं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा टेनी का मामला उठाया, आज बात कुछ और हो रही है, कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 1984 में सिख दंगा हुआ, सिखों का कत्लेआम किया इनकी पार्टी ने, वहाँ से सिखों का कत्लेआम किया, और जो आरोपी थे सज्जन कुमार और जगदीश उनको ये सर्वे रखते रहे। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन से कुछ गड़बड़ी हुई, उन्होंने उस पर कार्रवाई की, और बीजेपी बहुत बड़ा काम करने के लिए राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार है। तो उसने फायर ब्रांड लीडर जो नुपुर शर्मा थी, जो एक शेरनी की भांति दहाड़ती थी इन जिहादियों स्पोक्स पर्सन के सामने, उसको उन्होंने बलिदान दे दिया। तो दूसरी बात कि सच्चाई सभी को कड़वी लगती है आयुषी जी, सच्चाई यहाँ पे लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो है वो बाहर के देशों का भारत के खिलाफ है। तो बीजेपी 2 आदमी को अगर बलिदान कर देगी और अपने देश का हित साधेगी तो वो लार्जर जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अभी देखिए, भारत के जितने भी वो हैं स्लीपर सेल जो है, स्लीपर सेल में एक जर्नलिस्ट का भी बड़ा वर्ग है, वो एक्टिव हो चुके हैं। वो एक्टिव तब क्यों नहीं हुए जब वो शिवलिंग को
फव्वारा बताते हैं, वो एक्टिव तब क्यों नहीं हुए जो एमएस हुसैन जैसा घटिया मानसिकता वाला वो मर गया। जी जी, उसने भारत के देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई, तो तब ये स्लीपर सेल और ये बॉलीवुड वाले जो क्या हिजड़े की संज्ञा देता हूं, तब क्यों नहीं एक्टिव होते हैं जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। भारत वर्ष को अगर धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी सब रहते हैं। केवल मुसलमान यहाँ नहीं रहते हैं कि उनकी भावना आहत हो गई। अरे हमने क्या बोल दिया, नुपुर शर्मा ने क्या बोल दिया, उनके किताब में लिखी बातें बोल दी। जी सर्वेश्वर जी, आपका जवाब जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। पार्टी ने बड़ा लार्जर गोल अचीव करने के लिए पार्टी ने अपने इतने बड़े नेता का बलिदान कर दिया। ठीक है, पार्टी का स्टैंड आपसे मानिए। जी जी, जवाब जान लेते हैं आपका। जी त्रिपाठी जी, इसी के साथ आपने देखा था कि सर्वेश्वर जी ने एक और चीज बोली थी कि राहुल गांधी जी एक चिंगारी की बात कर रहे थे। जी सर्वेश्वर जी, आप ही का जवाब मांग रहे हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी जी कोई चिंगारी की भी बात कर रहे थे, उसका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश के सौहार्द, आपसी भाईचारे का माहौल बिगड़ता गया। देश के जो मेन मुद्दे थे उससे लोगों को भटकाकर देश के जो प्रमुख मुद्दे थे, देखिए आयुषी जी, मैं पहले बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं, ये बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संजय निषाद को मंत्री क्यों बना रखा है, जिसने राम जी के ऊपर टिप्पणी की। याद दिलाना चाहूंगा, राम जी के ऊपर टिप्पणी करने वाले को आप मंत्री बनाते हो, उसके बाद आप हिंदूवादी बनते हो। आप हिंदूवादी भी बनोगे और राम जी को गाली देने वाले को मंत्री भी बनाओगे, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर कांग्रेसी मैं हूँ और गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेसी कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, हिंदुत्व के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, तुम्हारी तरह छद्म देश नहीं धारण कर रखा हूँ। हिंदुत्ववादी आप है तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी पीड़ा होती है। तुम्हें पीड़ा होती तो गलत को गलत बोलते, सही को सही बोलते। बीजेपी ने अपने बंद कर देती। त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी भारत से बाहर जाते हैं, एक तो उनको बोलने नहीं आता, कुछ अपना किरकिरी करके खुद आते हैं और भारत से ही इमेज खराब करके आती है। ये कैसे नेता है? इस बात के मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी विदेश गए थे, उन्होंने कहा मुझे शर्म आती थी कहने में मैं भारत में पैदा हुआ। उन्होंने उन्हीं का बयान था और यूएस में उन्होंने किया था। तो आप ये मत बताइए कि विदेश में जाके कौन भारत की बड़ाई करता है, कौन भारत की बुराई करता है। आज आप मीन्स भारत के अगेंस्ट इतने देश खड़े हैं। अगर विश्व गुरु बनना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबका सम्मान करना पड़ेगा। तो राजनीति या किसी का पड़ेगा कि आपके साथ जो खड़ा है वीर अब्दुल हामिद जी, मौलाना आजाद ने काम किया, जो हमारे शिवलिंग को फव्वारा बताएंगे तो हम उसका कभी सम्मान नहीं करेंगे। और जो चीज सच्चाई है वो सच्चाई बयां होगी। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो 110% गलत सही है, तो फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए ना सर्वेश्वर जी, फिर आप इस चीज से स्टैंड लीजिए। आप बोलिए उनको क्यों निकाला जा रहा है फिर पार्टी से? उनको आतंकी संगठनों द्वारा उनको धमकियां भी तो मिल रही है ना। नुपुर शर्मा के साथ है तो इस बात में बिलीव करता है, जो भारतवर्ष के सौहार्द बिगाड़ने की बात करता है वो वही नुपुर शर्मा के बयान को चिंगारी दे रहा है, चुन दे रहा है, तिल को तार बना रहा है, क्योंकि उनके पास मुद्दे हैं नहीं। तो देश को मुद्दा से किसी न किसी चीज में लिप्त किया जाए तो यही चीज में लिप्त कर दिया। जी राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी को लगातार जो आतंकी संगठन है उनसे भी धमकियां मिल रही हैं। तो
हिंदुस्तान को इतना कमजोर समझ रखा है उन लोगों ने कि अगर वो लोग हमला करेंगे तो हिंदुस्तान दोबारा हमला नहीं करेगा। क्या ये सोच करके वो लोग बैठे हुए हैं? वो सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के कुछ आतंक फैलाएंगे और हिंदुस्तान उस चीज का जवाब नहीं देगा। क्या वही चीज भूल गए कि हिंदुस्तान सिर्फ अभी तक इसलिए चुप्पी साधे हुए है क्योंकि गलती हमारी तरफ से हुई है। एक जो बयान आया है हमारी तरफ से वो एक गलत बयान आया है जिस वजह से हिंदुस्तान अभी तक चुप बैठा है। जी राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो अल-कायदा जो संगठन है वो मुसलमानों की सुरक्षा नहीं, वो मुसलमानों के लिए मुसीबत है। मानवता को समाप्त करना ही उसका एकमात्र मकसद रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में जो तालिबानी हुकूमत चल रही थी उस समय भी उसने उसका समर्थन किया था। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं कि हमारी देश की जो मजबूती होती जा रही है और जो हम सशक्त होते हुए जो मजबूती के साथ, जो चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, जिसे हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं वो हम दे रहे हैं। ये जो भीगी बिल्ली बनने वाली जो बात आ रही है ना, इनको एक मौका मिला। और इसकी पटकथा अभी नहीं, इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही है। जब गेहूं का जब रोक लगाया गया 14 मई को, और यही नहीं, जब ये भी किया गया कि हमारे देश के 3 मंत्री अलग अलग जगहों पे जाकर इस बात की चर्चा करेंगे, गेहूं को लेकर इंपोर्ट के बारे में जब बातें करेंगे, तो तब से ये बिलबिलाहट इनकी शुरू हुई है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले ही इस बात को कहा था कि हमारे देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान है और भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में जितनी ताकत महिलाओं को बताई गई है उतनी ताकत शायद अन्य भगवानों को नहीं बताई गई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहता हूं कि हमारा देश हमारी बहन पे कभी आंच तक नहीं आने देगा। और जो अल-कायदा के लोग मौका ढूंढ रहे हैं, जो अल-कायदा के लोग जो आज भीगी बिल्ली थे वो आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, उन सबको नतमस्तक करेगा ये भारत की सरकार। और वो समय आ गया है। आपने देखा होगा कि एस जयशंकर जी का जो बयान आ रहा है इन दिनों, बड़ा तर्क वाला बयान आ रहा है और यही उनको संदेश दिया जा रहा है कि आप भारत के आंतरिक मामलों में ना बोलें। धमकी देना और कार्य को करना दोनों दो बातें होती हैं। इसलिए मैं समझता हूं तो देखिए, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो भाजपा के जो नेता हैं, जो सर्वेश्वर पाठक जी है, वो लगातार कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी का जो बयान था वो एकदम ठीक था, परंतु क्योंकि उन्होंने किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी जिस पर उनकी कार्यवाही की जा रही है। हमने देखा कि सर्वेश्वर पाठक जी जो राजनीति विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की हम देखते हैं साइड लेते नजर आ रहे हैं। राहुल आनंद जी का भी यही कहना है, जो कि भाजपा के नेता हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी का जो बयान था वो एकदम ठीक था, उन्होंने जो भी कहा वो एकदम सही कहा। तो वहीं कांग्रेस इसके ऊपर अभी तक अड़े हुए है कि उनका जो बयान था वो ठीक नहीं था। ये सर्वेश्वर पाठक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, आतंकी संगठनों द्वारा जो लगातार धमकी मिल रही है, हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इसमें कमजोर करार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा देश पे एक तरह से हम देख सकते हैं कि खतरा मंडरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आयुषी जी, एक बात याद रखिए, ये 2014 के बाद का भारत इन आतंकी संगठनों को घुस के मारता है। ये जो संगठन बिलबिला रहे हैं ना, इनको वापस एयर स्ट्राइक की जरूरत है और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। और देखिएगा आने वाले दिनों में जरूर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इनकी बोलती बंद करेगा। हमने पाकिस्तान की, आप देख रहे हैं कि दर दर की हालत कर दी है, कटोरे लेके वो घूम रहा है।
और ये आतंकी संगठन, अगर हमारे देश के नागरिक एकजुट रहेंगे तो ये कोई भी हमारे बहन बेटियों का कुछ नहीं कर पाएगा, नुपुर शर्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारे देश की स्वाभिमान की बात है, हमारे देश की सुरक्षा की बात है। यहाँ पे वही लोग इसका विरोध जताएंगे और इन आतंकी संगठनों को मदद करेंगे जो भारत के है ही नहीं, वो देशद्रोही है। और वो उनकी मदद कौन करेगा? यही मुस्लिम समुदाय के लोग वो आतंकी संगठनों को मदद करेगा। अभी मैंने देश के बहुत बड़े हिंदी समाचार पत्र में नवीन जिंदल का एक इंटरव्यू पढ़ा और उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि जो वो जब घर से अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं तो कुछ लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग? ये हमारे भारतवर्ष के ही लोग हैं ना, जो उनका वीडियो बना के इन उग्रवादी संगठन को देंगे कि इसकी ये मूवमेंट है, ऐसे यहाँ पे पकड़ो और मारो। जी आपके पास तो चलिए वापस से मुद्दे की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सभी गेस्ट अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो देखिए आपने बोला कि अभी जो आतंकी संगठनों से जो लगातार धमकी मिल रही है उसके ऊपर जी आप कुछ सर्वेश्वर जी क्या कह रहे थे? आप कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा था कि देखिए ये आतंकी संगठन जो मैंने कहा लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो इंटरनेशनल समुदाय की ओर से देशद्रोही बता रहे हैं आप? देशद्रोही मैं उनको बता रहा हूं जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं और इन आतंकी संगठनों का मदद करते हैं। ये स्लीपर सेल जो है और उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन पकड़े जाते हैं? भारत में अगर कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसकी जांच क्या होती है, उसका धर्म क्या होता है? उसका धर्म होता है इस्लाम। और वही लोग जो अलकायदा का सरगना कहाँ बैठा है आयुषी जी, और वो धमकी दे रहा है, वो किसके थ्रू काम करवाएगा? इसी भारत के एक मुस्लिम नागरिक के थ्रू करवाएगा। तो वो देशद्रोही हुआ ना। मैं उसी देशद्रोही की बात कर रहा हूँ। जितने भी भारत में कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं वो कौन है? पाकिस्तान से आए हुए एक विदेशी आतंकी हुआ, दूसरा जो कश्मीर में है, कश्मीरी पंडितों को भगाया किसने? कश्मीर के मुस्लिम भगाया। तो जो मुसलमान बटला हाउस कांड जो हुआ वहां पे कौन थे? ये भारत के मुसलमान जो आतंकी संगठन का साथ देते हैं, आतंकी थे। कसाब हर समय नहीं पाकिस्तान से आता है भारत में आतंक मचाने। भारत के मुसलमान ही उन आतंकियों का मददगार होते हैं, भारत में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते हैं और भारत में बम विस्फोट करते हैं। तो ये गद्दार है, ये देशद्रोही है। ये सर्वेश्वर जी एक चीज बताइए, अगर वर्ग जो है मैं की बात कर रहा हूँ, सारे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक वर्ग है जो उन आतंकी संगठनों की मानसिकता को बढ़ावा देता है और उसका मददगार होता है, और उस वर्ग को, उस आतंकी संगठन को ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी नहीं उसको मतलब उसका निंदा करती है, उसको साथ देती है। जब ये आतंकी के कोई भी लड़के पकड़े जाते हैं तो उसके बारे में जो स्लीपर सेल के जो वो एक्टिव वो जो जर्नलिस्ट है क्या लिखते हैं? मास्टर का बेटा ये नहीं कहता कि वो एक टेररिस्ट है। इसमें आपको देखने की जरूरत है। सर्वेश्वर जी फिर से लौटेंगे आपके पास। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है इस वक्त, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो विभिन्न आतंकी संगठन है और देश को धमकी दे रहे हैं या नुपुर शर्मा को धमकी दे रहे हैं, नवीन जिंदल को धमकी दे रहे हैं, तो पहले तो उनकी धमकी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता और हम इतने सशक्त और मजबूत हैं कि हम अपने देश में अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं। उनके कुछ भी बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात जो ये अलकायदा और तमाम, तो ये हमारे देश का पर्सनल मामला है और तमाम जगह पे जो दबाव बनाए जा रहे हैं कि भारत माफी मांगे, तो मैं आयुषी जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारत ने कोई गलती नहीं की है। एक पार्टी के कार्यकर्ता ने गलती की है और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। देश नहीं झुकने वाला। अगर माफी किसी को मांगनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगे। देश को नहीं झुकना चाहिए, देश को अपने सशक्त बयान पर कायम रहना चाहिए। और लगातार जो कांग्रेस के ऊपर ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है, आतंकवादियों के साथ खड़ी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा 8 साल
बहुत होते हैं आयुषी की 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कहना चाहूंगा और ये अभी तक एक भी ऐसे आतंकवादी को नहीं पकड़ के बेनकाब कर पाए पाकिस्तान को। अपने एक आतंकवादी पकड़ा था, अजमल कसाब, और आपको याद होगा पूरे विश्व में अजमल कसाब को खिला पिलाकर कायदे से पूरे विश्व में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया था, और विश्व स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी की थी, और पूरे हर एक देश ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े सारे देश हैं, उन्होंने माना था कि पाकिस्तान गलत है। तो डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। डिप्लोमेसी अगर आपको सीखनी है तो कांग्रेस से सीखनी पड़ेगी। अगर आपको खाली झूठा आरोप लगाना है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, तो मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस आतंकवादियों को उनके घर पहुंचाने नहीं गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपको याद दिलाना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी और यही थे, और इन्होंने आतंकवादियों को पहुंचाने का काम किया था। आपको जिन्होंने पाकिस्तान को खत्म कर, जिसको नाबूद कर श्रीलंका बनाने का काम किया था, आप भूल जाते हैं कांग्रेस के योगदान को, आप भूल जाते हैं त्रिपाठी जी रुक जाइए, आपका समय खत्म हो चुका है। बहुत बड़े नेता और राहुल गांधी जी के गुरु दिग्विजय सिंह आतंकियों को, जो आतंकी संगठन है, ओसामा बिन लादेन को ओसामा साहब जी बोलते हैं, हाफिज साहब जी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी और उसके लोगों को। और आप बात कर रहे हैं, अरे उस समय प्लेन हाईजैक हुआ, उस समय भारत के नागरिकों की जान बचानी थी तो वो एक्सचेंज में करना पड़ा, लेकिन अगर कारगिल युद्ध हुआ तो जी मैं भी समय की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से अभी हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। मैं अपने सभी गेस्टों को धन्यवाद करती हूं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी है, एक दूसरे पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं डरे हैं, वो लगातार एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं। तो फिलहाल आज के मुद्दे में सिर्फ इतना ही। मैं आयुषी महर्षि लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।